नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है देवर के ताने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से पानी लेने के लिए भी नीचे ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी पल उसे उसके मायके भेज दूंगा। देवर की कड़वी बातें रश्मि के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। देवर की कड़वी बातें सुनकर भी रश्मि चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बना कर दी। 2 महीने की गर्भवती रश्मि को इतनी उल्टियाँ और सिर दर्द हो रहा था कि उसे कोई काम करने को मन नहीं कर रहा था। ऐसे भी हर औरत को गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब उसे दाल पकाना होता है। दाल की सुगंध से ही उसे उल्टियाँ होने लगती है। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता है और दिन भर मन अजीब सा बना रहता है। लेकिन वह अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाती है। रश्मि के पति राहुल उसकी कभी कोई बात नहीं सुनता था। अगर रश्मि कभी कुछ कहने की भी कोशिश करती तो कहता था, देखो रश्मि, तुम औरतों की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। राहुल का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें हमेशा ही उसका दिल तोड़ देता था। वह अपनी व्यथा कहे तो किससे कहे। उसकी सास सुशीला जी एक औरत हो और एक माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझ पाती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर रोहन ताने मारकर और उसके पति राहुल का कान भरकर पूरा कर देता था। या यूँ कहें कि पुरुष होकर भी रोहन रश्मि के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में रश्मि को सीख देने लगता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। रश्मि के ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे, लेकिन पूरे घर में राज सिर्फ उसके देवर रोहन का ही चलता था। रोहन जैसा कहता उसकी माँ सुशीला जी वैसा ही करती और कहती थीं, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को उसका पति राहुल सिर झुकाकर मान भी लेता। रश्मि ने कई बार कहा, राहुल, घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख दो, क्योंकि 2 छोटे बच्चों को लेकर इतना काम मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन राहुल रोहन के कहे शब्द रश्मि के सामने दोहरा देता कि तुम इतना भी काम नहीं कर पाती हो, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम कर लेती थी। तुम आजकल के औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं। जितनी सुविधाएं दो उतनी ही तकलीफ रहती है तुम लोगों को। पति की बात सुनकर रश्मि चुप हो जाती, कुछ नहीं कहती। लेकिन सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म के समय रश्मि को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन समय के साथ रश्मि ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया और वह सीधा बगावत पर उतर आई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझसे आप लोग अब किसी काम की उम्मीद मत रखिएगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना ही काम करूँगी। बाकी का काम कैसे करना है आप लोग खुद देख लीजिएगा। जिसका नतीजा यह हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे यह एहसास कराया जा सके कि उसके रहने या न रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल के सिवाय रश्मि के बेटे को देखने उसके ससुराल से कोई सदस्य नहीं गया। लेकिन बच्चों के मोह के कारण राहुल रश्मि को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। इधर सुशीला जी और उसके देवर रोहन का व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा, बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन रश्मि भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती थी जितना उससे हो पाता। इतना दिन बीतने के बाद भी दोनों नंदे
फ़ोन पर तो देवर और सास घर में रोज़ रोज़ रश्मि को ताने देना नहीं भूलते थे। वह हर रोज़ रश्मि को कभी उसके मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और कभी बच्चे की परवरिश को लेकर ताने दिया करते थे। रश्मि भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब दे दिया करती थी, जिसके कारण अब हर रोज़ घर में झगड़े शुरू हो गए। आखिर में रोज़ के झगड़ों से परेशान होकर राहुल ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर वहां चला गया। लेकिन वहां भी वह हर बात में रश्मि को यह सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वह अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन रश्मि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। राहुल के कहने पर तीज त्यौहार के मौके पर सास से केवल औपचारिक बातचीत कर लेती थी और वह जैसे ही उसे ताने सुनाना शुरू करती, रश्मि काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। इस तरह रश्मि के दिन बीतने लगे। रश्मि के शादी के 10 साल के बाद उसके देवर रोहन की शादी हुई। देवर की शादी में रश्मि केवल शादी होने तक रुकी और सारी रस्में ख़त्म होते ही वह अपने पति के साथ फिर वापस चली गई। किसी को उससे ज़्यादा मतलब नहीं था और न ही किसी ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। रश्मि की सास सुशीला जी को अपनी छोटी बहू से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए रश्मि चुप रही। देवर की शादी के 2 साल बाद रश्मि गर्मी की छुट्टियों में राहुल के जिद पर ससुराल आई हुई थी। उसका मन ना होते हुए भी उससे अपने पति का मान रखने के लिए ससुराल आना पड़ा। जबकि उसने राहुल से कहा भी कि तुम घर चले जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, परंतु राहुल नहीं माना। रश्मि जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। रोहन का टिफ़िन और सुबह की चाय सासू माँ सुशीला जी खुद खुशी खुशी बना रही थीं। रश्मि की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी और 9 बजे काम वाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर दिया। दोपहर का खाना रश्मि ने अकेले ही चुपचाप बना लिया। उसके बाद सुशीला जी ने रश्मि से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन रश्मि को लगा कि शायद उसकी देवरानी रूपा की तबीयत ठीक नहीं है। उसने अपनी देवरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? लेकिन उसने जवाब में रश्मि से सिर्फ 2 टूक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप देखकर उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचकर काफ़ी तकलीफ होने लगी। रात में रश्मि ने सबके लिए टेबल पर खाना लगा दिया। राहुल बैठकर रोहन के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी वहां रोहन आ गया, जिसे देखकर राहुल ने कहा, बड़ी देर कर दी रोहन, आजा चल साथ में खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। जिसे सुनकर रोहन ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं रूपा के साथ कमरे में खाना खाऊंगा। इतना कहकर रोहन अपना और रूपा का खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। राहुल खुद को रश्मि के सामने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगा और जैसे ही राहुल की नज़र रश्मि से टकराई, राहुल ने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली और गलानी से भर गया। रश्मि के चेहरे पर न चाहते हुए भी राहुल को देखकर हंसी आ गई। जब रश्मि सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनकर रुक गए। रोहन ने रूपा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी तुम्हारे प्रेगनेंसी के 2 महीने हुए हैं। जब तक भाभी घर में है तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से ले आऊँगा। अपने पति की बात सुनकर रूपा बोली, लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएंगी तब कैसे काम होगा? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में दर्द हो रहे हैं, आगे क्या होगा? रूपा के इतना कहते ही रोहन बोला, क्या
पाँव में दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ मैं दबा देता हूँ। तुम चिंता मत करो, भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेगी। रश्मि को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे उसके पति राहुल खड़े थे, जिन्होंने भी शायद रोहन की पूरी बात सुन ली थी। तभी रश्मि ने पानी का बोतल राहुल की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर रश्मि को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसके आंखों में आंसू भर आए। उस दिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। तभी राहुल ने रश्मि से कहा, रश्मि तुमको अपने मायके जाना था ना? सुबह उठकर अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर राहुल सो गया। रश्मि सोच रही थी कि लोग कितना जल्दी बदल जाते हैं। आज रश्मि को अपने पति राहुल की बातें भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जब तक वह राहुल को प्यार और अपनापन से समझाने की कोशिश कर रही थी तब तक राहुल नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। यह सब कुछ सोचते सोचते उसकी आँख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रश्मि रसोई में गई तो देखा उसकी सास सुशीला जी और देवर रोहन वहाँ पहले से ही मौजूद थे। सुशीला जी ने रश्मि से कहा, बहू लगता है अकेले रहते रहते तुम्हें देर से सोकर उठने की आदत हो गई है। तभी रोहन ने तपाक से रश्मि को ताना मारते हुए कहा, माँ आप बहुत भोली हैं, कुछ नहीं जानती हैं। इसलिए तो सारी औरतें सास ससुर और ससुराल छोड़कर अपने पति के साथ रहना चाहती हैं ताकि वह सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में किसी से उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता और खाना समय पर बनाकर मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ मजबूरी में दिखावा करने आती हैं। तो रश्मि ने कहा, देवर जी आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी उतनी सीख अपनी पत्नी रूपा को देना भूल गए क्या? कहाँ गए आपके वादे? चाय खाना नाश्ता यहाँ तक कि पानी भी आपकी बीवी माँ जी को बेड पर उनके हाथों में देगी। लेकिन यहाँ पानी देना तो दूर, माँ जी चाय नाश्ता भी खुद अपने हाथों से बना रही हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते हुए उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ यह बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। रश्मि के इतना कहते ही रोहन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने रश्मि के पीछे खड़े अपने भाई राहुल से कहा, भैया देखा आपने भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? राहुल ने पहली बार कहा, रोहन अब मैं रश्मि के पैर तो दबा नहीं सकता हूँ, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ ना। देख लिया तुमने कि तुम्हारी बीवी घर का कितना काम करती है और तुम अपनी भाभी को ताना देते नहीं थकते हो। पहले अपनी बीवी को काम करना सिखाओ, बाद में अपनी भाभी को बोलना। वैसे भी मैं पहले ही बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ रश्मि के मामले में, अब कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूँगा। हर बार रश्मि को मेरी वजह से रोक कर अकेले मायके जाना होता था। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़ कर आऊँगा। इतना कहकर राहुल ने रश्मि की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर रोहन और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।